आप जिस किसी भी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं उस ईश्वर का ध्यान करेंगे हम लोग। और जो है सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, और उसी के साथ जो है हम आज के इस सत्र को शुरू करेंगे। सीधे बैठ जाइए। जी। फातिमा मैम, ये देख लीजिए एक बार, अगर मेरी जो है स्लाइड्स चेंज हो रही हो तो एक बार जरूर सूचित कर दीजिएगा मुझे। सर हो रही है सर। जी सर, अभी हो रही है। सर अभी हो गया ठीक है, आइए। प्रार्थना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, सही कह रहे हैं आप। फिर लेकिन सर अभी फिर चला गया। जी जी जी, ठीक है, आइए। प्रार्थना वाली स्लाइड दिख रही होंगी अभी हाँ आपको। हाँ, हाँ ओम सर, दिख सहना रही है। भवतु सहनो भुनतु सर दिख रहा है। जी जी जी, सीधे बैठ हम्म। जाइए। हम सबके सब जो है प्रार्थना से आज के सत्र को शुरुआत करेंगे। आप जिस किसी ईश्वर को चाहते हैं उस ईश्वर से जो है प्रार्थना कीजिए, दुआ मांगिए, प्रेयर करिए, जो भी है, जैसे भी आप जिस माध्यम से आप करते होंगे। ओम सहना भवतु सहनो सहनौ भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। नमस्ते सर। इस मंत्र का अर्थ है कि हे ईश्वर, हम जो भी इस शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ाने वाले और सुनने वाले सबके लिए बहुत ही हितकारक हो, लाभदायक हो, और इस ज्ञान को पढ़ा करके हम जो है ज्ञानी पुरुष बने। ऐसा जो है इस मंत्र का अर्थ है। हम सब के सब इस आज जो कुछ भी सीखने वाले हैं ये हमारे जीवन में लाभदायक हो और हम आने वाले छात्रों को अच्छा ज्ञान प्रदान कर सके, यही हम ईश्वर से जो है प्रार्थना करते हैं। आइए, सबसे पहले तो जो है मैं अपना परिचय दे दूं। आप सभी को आज के इस शिक्षक सत्र में बहुत बहुत सबका ही स्वागत है, तहे दिल से। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते सर। मेरा नाम जो है, नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, मेरा नाम अंकुश शास्त्री है और मैं डीए बीएचएल स्कूल रानीपेट में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में हिंदी तथा संस्कृत विषय दोनों को ही मैं पढ़ा रहा हूँ। और पिछले 14 सालों से पढ़ाने का मेरा जो है अनुभव है। पिछले 14 सालों से संस्कृत और हिंदी दोनों ही विषयों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो और जो मेरी जो क्वालिफिकेशन है वह है संस्कृत में और हिंदी में एमए, योगा में भी एमए और पीएचडी संस्कृत में। तो ये जो है मेरी क्वालिफिकेशन है। और आज जो है मैं आज आप सभी के समक्ष में इस शिक्षक सत्र की शुरुआत हिंदी की मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो मैं जो है आप सभी का ही यहाँ पर अहम रूप से जो है समर्थन चाहूंगा और आपसे ये उम्मीद भी करूंगा कि हम सब मिलकर के इस सत्र को और बेहतर बना सके। और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है आप सभी के प्रति कि हम सब मिलकर के जो है आज सत्र को बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न करेंगे। चलिए आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो सबसे पहले तो जो है हम जानते हैं कुछ, और मैं सबसे ये चाहता हूं कि कृपया जब भी आपके सामने कुछ दिखता है ना, आप जरूर बोलिएगा। हाँ और सर। मैं बहुत कुछ पूछने वाला हूं आज। ठीक है जी, ठीक है सर। आइए। चलिए, क्या आपको क्या लग रहा है ये क्या है? क्या हिंदी के आपके अक्षर। आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, पढ़िए उसको। हाँ। सर क च न स। स। बिल्कुल स्वर और व्यंजन। बिल्कुल बिल्कुल। ये ये जो व्यंजन। सबके सब ये सब व्यंजन व्यंजन है सर, व्यंजन है, व्यंजन है। व्यंजन। बिल्कुल। और इन्हें हम स्वाभाविक रूप से व्यंजन से पहले भी इनका एक नाम है। क्या है वह नाम? वर्ण अथवा अक्षर। वर्ण। जी।
व्यंजन तो बाद में होते हैं, लेकिन व्यंजन से पहले इन अक्षरों का, इन रूपों का एक नाम है, उसे हम लोग वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। अक्षर, या जी। वर्ण का, ये वर्ण जो शब्द है यह अनेक अर्थी शब्द है, और अक्षर शब्द जो है, वर्ण यानी कि स्वरूप, वर्ण यानी कि रंग, वर्ण यानी कि रूप, वर्ण यानी कि आकृति। तो इतने सारे इस वर्ण शब्द के अर्थ हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रंग, रूप, आकृति, स्वरूप, 4 इसके अर्थ हो गए। लेकिन हिंदी व्याकरण में इस वर्ण शब्द का अर्थ लिया जाता है आकृति। इसे हम लोग क्या कहेंगे हिंदी व्याकरण में? आकृति शब्द कहेंगे हम इसे। और इसी का वर्ण का दूसरा अर्थ है अक्षर, भी हम उसे कहते हैं। अक्षर यानी कि जो, जिसका नाश नहीं होता है। नक्षरति अक्षरः, नक्षर अक्षर, नए तत्पुरुष समास, यानी कि जिसका नाश नहीं होता है, ऐसे आकृतियों को हम अक्षर कहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है यहाँ पर कि इन सभी व्यंजन अक्षरों में एक एक और एक वर्ण छुपा हुआ है। क्या आप बता सकते कौन सा है वो? हाँ। बिल्कुल वानजय जी, बिल्कुल आपका उत्तर सही है, वो है अ। इन सब के बीच में जो है ना अ छिपा हुआ है। चलिए आइए हम थोड़ा और आगे चलने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, आपके सामने में और कुछ लिखा है, देख लीजिए, एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। कप, चलना, चलना, नासिका, सरस। बिल्कुल शब्द। बिल्कुल। अभी देखिए, कप, चलना, नासिका और सरस, यहाँ पर जो है ना प्रत्येक ऊपर वाले अक्षरों से एक एक शब्द बना हुआ है। अक्षर से बने हुए को शब्द। बिल्कुल बिल्कुल जी। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या हुआ? एक या एक से अधिक। अब आप देखेंगे कप के अंदर में 4 अक्षर मिले हुए हैं। कप में कितने अक्षर मिले हुए हैं? 4। कौन कौन से हैं? आ। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे नहीं पता किसने कहा, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने। क, अ, प, अ। तो 4 अक्षर जुड़े हुए हैं। अब ये जो 4 अक्षर है ना, इन चारों अक्षर के मेल से एक नया ऐसा रूप बना है, जिस रूप को हम किसी वस्तु विशेष के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसे हम कहेंगे शब्द, अथवा उसे हम कहेंगे किसी वस्तु को दिया जाने वाला एक नाम विशेष, जिसे हमने कह दिया कप करके। प्रेमानंदन जी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो यहां पर कहने का अर्थ यह हुआ मेरा कि अगर एक शब्द, अगर कई सारे वर्ण आपस में आकर के मिल जाते हैं और मिल करके एक नया कोई एक रूप बन जाता है, ये एक नई आकृति बन जाती है, तो वह जो है वही अक्षर शब्द के रूप में बदल जाते हैं। जैसे कि कप, चलना, नासिका, सरस आदि। तो इन्हें हम लोग अब जो है वर्ण नहीं कह सकते हैं। क्या हम इसे वर्ण कह सकते हैं क्या? नहीं, अब ये शब्द हो गए हैं सर। अब ये शब्द है अब ये। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। अब ये वर्ण नहीं है। अब ये शब्द, वर्ण तभी हम कहेंगे जब ये शब्द अलग अलग भागों में बट जाए, तब हम उसे वर्ण कहेंगे। लेकिन यही वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं और एक सार्थक बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं और अर्थ परिपूर्ण आता है, तब हम उसे जो है कहेंगे शब्द। आइए अब और कुछ हम समझते हैं। जैसे कि उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, कप में चाय है। यहाँ क्या लिखा है? कप में चाय। ये सर एक वाक्य हो गया, ये एक वाक्य हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। वाक्य बिल्कुल, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा लघु वाक्य है। लेकिन क्या हम यहाँ पर कब को शब्द बोलेंगे क्या? किसी का मैं निवेदन करना चाहूंगा, किसी के घर से काफी ध्वनि आ रही है, इसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश कीजिए।
तो देखिए यहाँ पर हम कप को कभी भी शब्द नहीं कहेंगे। तो कोई बता सकता है यहाँ पर कप को हम क्या कहेंगे फिर? सर वाक्य, क्योंकि ये वाक्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो वाक्य कहेंगे हमसे। पूरा वाक्य है ना, कप में चाय है। सर वाक्यांश, वाक्य, वाक्यांश, बिल्कुल वाक्यांश, वाक्यांश नहीं, वाक्यांश बोल सकते हैं बिल्कुल। कोई और बोल सकता है? कोई कोई कहेगा और कोई? मैं चाहता हूं शब्द तो नहीं होगा ना जी, शब्द तो नहीं होगा, शब्द नहीं होगा। कोई और प्रयत्न करें। सर ये 2 वर्ण मिले हुए हैं। नहीं वर्णों से तो शब्द बनाना जी। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए आइए, देखिए इसे हम शब्द कदापि नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे पद। क्या कहेंगे इसे हम लोग? पद। अब इसको हम शब्द क्यों नहीं कहेंगे और पद क्यों कहा जाएगा, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये जो है हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कप में चाय है, वह चलता है, नासिका से श्वास ले रहा है। अब ये जो जितने तीनों के तीनों वाक्य है ना, ये इन्हें हम लोग को वाक्य एक शाब्दिक रूप से व्याकरण की भाषा में कहेंगे। लेकिन इन तीनों के अंदर में यानी कि वर्ण, शब्द और वाक्य, इन सब में बहुत ही ज्यादा भेद है। क्या है? इन सब में काफी भेद है। अब हम आज जो है हम पढ़ने वाले हैं शब्द, पद और वाक्य। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा यह यही है कि हिंदी व्याकरण में शब्द पद क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शब्द क्या चीज है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्णों का सार्थक अथवा निरर्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। क्या है? जैसे कि आपके सामने मैंने जो है परिभाषा रख रखी है, कृपया आप उसको पढ़ लीजिए एक बार तुरंत। और मैं आपसे जो है ना तुरंत पूछने वाला भी हूँ। तो मैं एक बार बोल दूं आपके सामने में, एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर में 2 चीजें बताई गई है। वो 2 चीजों को अगर आप समझ जाएंगे तो पूरी परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए बताइए, इस परिभाषा में कौन सी 2 चीजें महत्वपूर्ण थी? सर एक बारी और आप वो करेंगे सर, एक बारी। स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह। बिल्कुल नीलम जी, बिल्कुल नीलम जी का बिल्कुल एकदम सही उत्तर था। इस परिभाषा के अंदर 2 शब्दों के ऊपर में ये परिभाषा निर्भर थी। यानी कि जो 2 शब्द थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे। वो पहला शब्द था स्वतंत्र और दूसरा शब्द है सार्थक। इसको आप समझने की कोशिश करिए। अगर ये दोनों चीजों का अगर आप समझ जाते हैं तो प्रायः पूरा विषय आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वतंत्र का अर्थ होता है जो अपने आप के ऊपर में निर्भर होता है, जो अपने आप में बलशाली अथवा सबल होता है, वह होता है स्वतंत्र। यानी कि जो अपने कंधों पर कुछ भी काम कर सके। जैसे कि आपको एक उदाहरण बताता हूं, पंछी को देख लीजिए आप। पंछी यानी कि पक्षी, उनका जहां मन करता है वहां पर उड़ के चले जाते हैं, स्वतंत्र से, क्योंकि वो लोग स्वतंत्र है। स्वतंत्र। अगर मान लीजिए नीलिमा जी ने क्या किया, एक तोते को पिंजरे के अंदर बंद कर दी, तो क्या वो पक्षी अलग अलग डालियों के ऊपर में जाकर के बैठ सकता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जा सकता है, नहीं बैठ भी नहीं सकता है। मान लीजिए उस पक्षी को आप छोड़ देंगे खुले आसमान में, तो पक्षी कहां पर जाके बैठेगा? अलग अलग डालियों पे जाके बिल्कुल बिल्कुल मधु जी, डालियों पे बैठ सकता है। बिल्कुल मधु जी का उत्तर बिल्कुल सही था। क्योंकि वो पक्षी क्या करेगा, अलग अलग डालियों में जाएगा और अपनी मन की इच्छा से जो उस पक्षी यानी कि तोते को जो अनुकूल है, उसकी जो इच्छा करने की वो वही करेगा। और वह काम क्या है? शब्द करता है। याद रखिएगा, कहने का तात्पर्य क्या है मेरा कि शब्द जो होते हैं वो एकदम स्वतंत्र होते हैं।
जहां उनकी इच्छा है वो उस वाक्य के अंदर जाकर के जुड़ जाएंगे। लेकिन जब वो शब्द वाक्य के अंदर बैठ जाता है तब वो शब्द नहीं कहलाएगा, तब उसे हम कहेंगे पद। यानी कि पिंजड़े का बंधा हुआ पक्षी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? घरेलू पक्षी अथवा बंधा हुआ पक्षी बोलेंगे। जैसे हम एक पक्षी को या एक तोते को पिंजड़े के अंदर बांध करके या बंद करके रखते हैं, तब उसे हम बंधा हुआ पक्षी कहते हैं, या अस्वतंत्र परतंत्र पक्षी कहेंगे। लेकिन अगर वही पक्षी खुले आसमान में पेड़ों पर उड़ता है या बैठता है, तब उस हम पक्षी को स्वतंत्र पक्षी कहते हैं। तो यानी कि उस पक्षी का जो जीवन है ना, वो सार्थक जीवन है। सार्थक यानी कि एकदम मीनिंगफुल। सार्थक शब्द का अर्थ होता है मीनिंगफुल, यानी कि विथ मीनिंग, यानी उसके जीवन में रस है, आनंद है, उसके जीवन में बहुत खुशियां होंगी। लेकिन वही पक्षी के अगर जीवन में बंधा हुआ है, किसी पिंजरे के अंदर में है, तो उस पक्षी का जीवन निरर्थक होता है। निरर्थक का अर्थ है बिल्कुल उसके जीवन में कोई रस नहीं है, आनंद नहीं है। तो ऐसे जो बंधे हुए शब्द होते हैं वो अस्वतंत्र अथवा निरर्थक पक्षी के जैसे होते हैं, और उन ऐसे शब्दों को हम हिंदी व्याकरण की भाषा में पद कहते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा शब्द क्या है और पद क्या है इस पक्षी के उदाहरण के माध्यम से। तो बताइए यहाँ पर बंधा हुआ पक्षी कौन है? पद। पद है सर। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का उत्तर सही है। वह बंधा हुआ पक्षी जो है वो पद है। और बताइए जो बंधा हुआ नहीं है, जो स्वतंत्र पक्षी है, वो कौन है? शब्द। शब्द है सर, शब्द। बिल्कुल मैम, आप सबका उत्तर सही है। तो वह शब्द है। यानी कि शब्द क्या होता है? एक अथवा एक से अधिक वर्ण अथवा अक्षर या लेटर्स का जो ग्रुप है, लेकिन ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो एकदम स्वतंत्र हो और साथ ही साथ में अर्थ से परिपूर्ण हो। लेकिन याद रखिएगा शब्द पर जो कुछ शब्द जो होते हैं ना, वो निरर्थक भी होते हैं, लेकिन निरर्थक शब्द कभी भी वाक्य में प्रयोग नहीं होते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जो शब्द होते हैं वे सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी होते हैं। अब इसकी परिभाषा मोटा मोटी क्या होती है? जो शब्द एक से अधिक अक्षरों से बने हुए हैं और जो स्वतंत्र होते हैं, जो सार्थक और निरर्थक होते हैं, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ एक क्वेश्चन था। अभी आपने बोला सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, तो इसका मीनिंग यही होना कि सार्थक, बिकॉज जो हम लोगों ने पहले अपने ग्रामर में पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। तो अभी आप बोले शब्द जो है वो सार्थक भी होता है, निरर्थक भी होता है, पर आपने जो डेफिनेशन दिया है सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। देखिए तो आपको बताना चाहूंगा शब्द की जो परिभाषा है, यानी कि शब्द जिसे कहते हैं वह यह है कि एक या एक से अधिक स्वतंत्र सार्थक और निरर्थक बंधी हुई शब्द समूह की इकाई को हम शब्द कहते हैं। यानी कि शब्द जो है सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी होते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। देखिए मान लीजिए मैं अपने घर में बैठा हूं और मैंने किसी से कह लिया, मैं अपने घर वाले से कहता हूं या किसी और से कहता हूं कि अरे पानी वानी कुछ तो ले आओ। मैं क्या कहूंगा? पानी वानी कुछ ले आओ। अब यहां देखिए पानी शब्द का तो अर्थ है, लेकिन वाणी से क्या अर्थ निकलता है? कुछ भी नहीं। तो हम लोग बोलचाल में जो है ना कुछ शब्दों का ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन हम उसको कहते हैं। अरे चलना वलना, कहाँ जाओगे यार? चलना वलना करते रहते हमेशा। अब चलना तो पता चलता है कि चलना यानी कि वॉकिंग करना। अब वलना क्या है? कुछ भी नहीं है सर। लाइक चाय वाय पिलाओ। हाँ जी बिल्कुल मैम।
जैसे फातिमा हमने कहा कि चाय वाय पिलाओ, चाय का तो अर्थ पता चल जाता है कि भाई चाय है कोई वस्तु, लेकिन वाय क्या है यहाँ पर? तो ऐसे शब्द जो होते हैं हम लोग, इनका अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में ऐसे निरर्थक शब्दों का प्रयोग सर वो करते हैं। ग्रामेटिकली वो लोग व्याकरण के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस करेक्ट नहीं है। जब भी हम लोग ये करते हैं तो व्याकरण में जब हम बोल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं ना कि जैसे आपने आप ही का डिफिनेशन देखे तो सर कि एक से अधिक बने हुए स्वतंत्र एवं स्वार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदी व्याकरण ग्रामर। देखिए आप जो बता रहे हैं ना, देखिए भाषा व्याकरण अलग चीज है और बोलचाल की भाषा अलग होती है, ठीक है, ये बात आप तो ये कर लीजिए। लेकिन ना कई बार हम लोग ना कुछ शब्दों का प्रयोग जो अनिरर्थक शब्द होते हैं उनका प्रयोग हम लोग कई बार छंदों को बनाने में भी करते हैं। तो आप इससे अगर छंद बनाने में, छंद यानी कि कविता बनाने में, अगर हम कविता बनाने में करते हैं तब तो व्याकरण के नियम से तो सही है फिर तो, ठीक है जी। यस सर जी मैम जी। आइए जैसे कि आपके सामने देख सकते हैं आप, राम जो शब्द है र जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ, तो इसके अंदर में आप देख सकते हैं एक से अधिक ध्वनियां है, अक्षर है। अब इन सभी अक्षरों से मिल करके राम शब्द बनता है। अगर आप देखते हैं स्कूल शब्द को भी तो उसके अंदर भी जो है 5 अक्षर है और इन 5 अक्षरों को जोड़ करके जो है स्कूल शब्द बनता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने में आते हैं। लेकिन जब मैं राम शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग करता हूं तो अभी आपको पता चल गया होगा कि कई सारे जब अक्षर मिल करके राम शब्द बन जाता है, लेकिन राम जैसे अलग अलग शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तब हम उसे राम नहीं कह सकते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण देख लीजिए। राम स्कूल जाता है, तो यहां पर देखिए राम स्कूल जाता है के अंदर में हम राम को कभी भी शब्द नहीं बोलेंगे। अब स्कूल शब्द को हम स्कूल नहीं कहेंगे और जो जाता है उसे भी हम कभी भी शब्द नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये स्वतंत्र शब्द नहीं है। अब ये पता है बंधे हुए पक्षियों की जैसे है। जैसे आपको बताया था अभी मैंने कि कुछ पक्षी होते हैं उनको जब हम लोग पिंजरे के अंदर रखते हैं तब वो स्वतंत्र पक्षी नहीं है। वैसे ही यहाँ पर जो राम स्कूल जाता है आदि जितने भी शब्द है ये सब के सब शब्द न कहला करके पद कहलाएंगे, यानी कि हम इन सबको पद बोलेंगे। अब इन शब्दों का नाम परिवर्तित हो जाएगा, इन शब्दों का नाम बदल जाएगा जिसे हम कहेंगे पद। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा शब्द और पद के बीच में ये भेद है। इसलिए हम कहते हैं जो शब्द जब स्वतंत्र किसी शब्दकोश के अंदर, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के अंदर जब तक के होते हैं तब हम उसे शब्द कहेंगे। लेकिन जब वे शब्द किसी वाक्य के अंदर में बंध जाते हैं, प्रयुक्त हो जाते हैं, तब हम उसे पद कहेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, किसी की आवाज आ रही घर से, अपना माइक बंद कर लीजिए कृपया। आप पार्टिसिपेंट्स में चेक करिए सर, 5-6 लोग आपके जैसे वीडियो भी होना है, उसका माइक भी होना है, इसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस होता है। आइए चलिए देखिए, तो अगर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं तो राम स्कूल में जाकर विद्वान बन गया। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं मैंने यहां पर राम स्कूल विद्वान, जब मैंने इसको इधर प्रयोग किया रखा है, देख सकते हैं आप जहां पर विग्रह के साथ मैंने लग रखा है वहां तो मैं उनका प्रयोग जो है ना शब्द के रूप में करूंगा। लेकिन जब राम स्कूल विद्वान ये जो शब्द है इनको यहां पर मैं जब वाक्य में मैंने प्रयोग कर रखा है तो इसे मैं शब्द नाम से पुकारूंगा नहीं, ना ही उसको मैं बुलाऊंगा नहीं। क्यों नहीं बुलाऊंगा? क्योंकि अब ये राम स्कूल विद्वान ये शब्द नहीं बल्कि ये सब के सब पद है। तो ये आपको जो है शब्द और पद को जो है समझना यहां पर चाहिए, ठीक है जी। चलिए आइए हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि जब ये शब्द जो होते हैं ना वाक्य में प्रयोग होते हैं तब तक के, और जब स्वतंत्र
पता नहीं कौन सज्जन है जिनको मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज आप जो है अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया जो है अगर जरूरत नहीं हो तो अपने माइक को चालू मत करिएगा। जैसे कि देखिए, जब तक वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द को नहीं किया जाता है तब तक के वह शब्द स्वतंत्र है, लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब हम उसे शब्द न कह करके वाक्य में अपद कहेंगे, अथवा जैसे कि इन शब्दों का अस्तित्व स्वतंत्र न रह करके जब किसी वाक्य में लिंग, वचन, कारक और क्रिया के नियमों से जब बंध जाता है तब हम उसे पद कहेंगे। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, यहां पर कोई भी शब्द जब स्वतंत्र होता है तब तक के वह शब्द कहलाता है। जब वही शब्द किसी वाक्य के अंदर में लिंग, वचन, कारक और क्रिया इन चार चीजों के द्वारा जब जुड़ जाता है और वह व्याकरण के नियमों से अनुशासित होता है, ध्यान रखिएगा यहां पर 5 बातें की जा रही है। तो 5 बातों में सबसे पहले क्या है? लिंग है, वचन है, कारक है, क्रिया और व्याकरण के नियमों का अनुशासन। जब ये 5 चीजों से कोई शब्द जुड़ा हुआ होता है तब उस शब्द को हम शब्द कभी नहीं कहेंगे, तब हम उसे पद कहेंगे। यानी कि जो अस्तित्व शब्द का जब पहले था स्वतंत्र रूप में, वो अस्तित्व अब यहां पर वैसे नहीं रहता है, क्योंकि वो शब्द व्याकरण के नियमों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए तो इसलिए तब हम उसे पद के नाम से पुकारेंगे अथवा उसे हम जानेंगे। तो ये जो है शब्द और पद के बीच में अंतर था। तो व्याकरण के नियमों में बंधने से ये शब्द शब्द न बनकर न कहला करके पद कहलाते हैं, ये हमें यहां पर पता चल जाता है। अब ये जो शब्द है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो बताइए कौन कौन से शब्द होते हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक और बिल्कुल। निरर्थक। जैसे कि मैंने जब परिभाषा बता रहा तभी मैंने बताया था, और इससे पहले जो है क्या नाम उनका मुझे याद नहीं आ रहा, मैडम ने प्रश्न पूछा था कि सर जो है शब्द निरर्थक और सार्थक कैसे होते हैं। तो मैम यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्द जो है बिल्कुल शब्द का प्रकार ही है 2 प्रकार का, सार्थक और निरर्थक। प्रमुख रूप से बोल रहा हूं मैं, ठीक है, प्रमुख रूप से। वैसे अगर देखेंगे आप ना हिंदी व्याकरण के नियम के अनुसार से, तो शब्द के लगभग जो है 3 फिर बाद में 4 लगभग 12 प्रकार के शब्द बन जाते हैं बाद में चल के। ठीक है जी, 12 प्रकार के शब्द है, अगर आप डीपली जाएंगे तो पता करेंगे तो। लेकिन मोटा मोटी यानी कि प्रमुख रूप से शब्द के जो प्रकार है वे 2 प्रकार के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। चलिए हम देखते आगे। शब्द और पद में कुछ चीजें ऐसी है जो हमें बहुत जरूरी तरीके से जानना चाहिए। जैसे कि इसमें देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, लेकिन जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है तब क्या कहेंगे फिर हम उसे? तब सर हम लोग शब्द ही कहेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तब उसे हम लोग शब्द कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार प्रचलित भाषा में शब्द को ही पद कहा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर स्पष्ट पाया जाता है। देखिए कई बार हम लोग लगता है आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, और मैंने ये कहा कि जब भी वस्तुतः हम इसका भेद जो है ना शब्द और पद का यही है कि शब्द अपने आप में स्वतंत्र जब तक के रहता है तब तक के शब्द कहलाता है, लेकिन वो जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वो पद कहलाता है। यही सबसे बड़ा इसका रहस्य है, समझ लीजिए। या दोनों पद और शब्दों को समझने का सबसे आसान तरीका भी यही है। तो दोनों के बीच में जो है ना यही अंतर भी होता है, यह हमें समझना चाहिए। जब वाक्य से परे शब्द होता है तो उसे हम लोग जो है ना शब्द कहेंगे, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त जब शब्द हो जाता है तब उसे हम लोग पद कहेंगे। शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं,
लेकिन जो पद होते हैं ना वो वाक्य में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये बहुत ही जरूरी चीज है। क्या है, क्या कहा मैंने, जब तक के शब्द शब्दकोश में जो होते हैं उसे हम लोग शब्द ही बोलेंगे, लेकिन पद हम कहाँ ढूंढेंगे? तो पद अगर हमें प्राप्त करना या ढूंढना है तो हमें जो वाक्य के अंदर में जो अलग अलग शब्द शब्दकोश से निकल करके आते हैं और वाक्य में प्रयोग होते हैं, तब हम उसे पद के नाम से उसे कहेंगे अथवा हम उसे पद की संज्ञा देंगे। यानी कि पद कहीं अलग तरीके से नहीं मिलते हैं। अगर हमें पद खोजना होता है तो उसके लिए हमें वाक्य में जाना पड़ता है। हमारी जो बोलचाल की भाषा है, हमारे जो बोलने वाले जो वाक्य हैं, जो सेंटेंसेस हैं, तो उसमें जो निकलते हैं ना उसको हम लोग पद कहेंगे। चलिए देखिए आगे, वाक्य पदों से मिलकर बनता है लेकिन शब्द से नहीं। ये बात याद रखेगा। कई बार सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं इस वाक्य के अंदर बहुत सारे शब्द हैं। गलत। वाक्य के अंदर में कभी शब्द नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वे शब्द पद के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बोलेगा ना ये इस वाक्य में कौन सा शब्द बताओ, संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, या क्रिया शब्द है, या क्रिया विशेषण शब्द है, या क्रिया शब्द है, अगर कोई ऐसा कहे तो पूरा सरासरी गलत है। वो क्या कहना पड़ेगा? संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद और क्रियापद, इन नामों का प्रयोग करना होगा हमें। तो इससे जाहिर यह पता चलता है कि हमें वाक्य पदों से बनता है, कभी शब्दों से नहीं बनता है। ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द की आकृति और रूप में परिवर्तन किया जाता है। बिल्कुल, शब्दों के अंदर कभी परिवर्तन नहीं होता, ये याद रखिएगा आप सबके सब। शब्दों के अंदर कभी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, परिवर्तन पदों के अंदर में किया जाएगा। इसको फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, शब्दों के अंदर कभी भी किसी प्रकार का चेंजेस या परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन पदों के अंदर में आता है। और वो पद क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं कुछ इसको समझने के बाद। इस परिवर्तन के सहायक शब्दांश को व्याकरण की विभक्ति कहते हैं। जो शब्दों के अंदर में परिवर्तन हुआ तब वो पद कहलाया, अथवा शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुआ तब वो पद कहलाएगा। लेकिन जब उस पद के अंदर में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, तब वह पद विभक्ति के कारण चेंज होते जाता है, कारकों के कारण चेंज होते जाता है, कारकों की विभक्तियों के साथ जुड़ जाता है। तब उस शब्द के अंदर में अनेक प्रकार के बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। वो कैसे होते हैं? लिंग के द्वारा भी, वचन के द्वारा भी और विभक्ति के द्वारा भी। तीन चीजें प्रमुख होती है यहां पर। अगर और हम जोड़ेंगे तो चार चीजें सोच सकते हैं, क्रिया भी। तो इन चारों चीजों के द्वारा उस शब्दों के अंदर जब पद बन जाते हैं तब उन पदों में अलग तरीके से परिवर्तन होने लग जाता है। तो मैं आपको यहां पर फिर से कहूंगा, शब्द के अंदर कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन हमेशा पदों के अंदर ही होता है। और वो परिवर्तन किस आधार पर होता है? लिंग, वचन, क्रिया और कारक के आधार पर पदों में परिवर्तन होता है। तो बताइए पदों में कितने आधार पर परिवर्तन होता है, या कितने प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं? 4 प्रकार के परिवर्तन, लिंग, वचन, कारक, क्रिया। कारक, क्रिया। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम कारक को बोलना चाहेंगे तो विभक्ति बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो विभक्ति वाक्य के प्रत्येक पद में, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जो विभक्ति होती है वो वाक्य के प्रत्येक पद में गुप्त तरीके से, यानी कि छिपी हुई होती है, अथवा साक्षात रूप से होती है। ठीक है। जैसे कि उदाहरण हम समझेंगे एक। ठीक है। क्या मैंने बताया? विभक्ति जो कारक चिन्ह होता है या विभक्ति जो होती है वो साक्षात अथवा असाक्षात रूप से अवश्य ही वहां पर वाक्य में होता है। जैसे कि उदाहरण क्या है? राम गोविंद को देखता है। अब यहां पर आप देखेंगे राम शब्द में बताइए विभक्ति है कि नहीं है? जी है। जी। तो कौन सी विभक्ति है?
को नहीं सर, करता करता बिल्कुल करता, करता, क्योंकि वो जा रहा है, क्योंकि वो काम कर रहा है, इसीलिए उसको करता कहेंगे सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि राम यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, राम यहाँ पर क्या है, करता है, राम कार्य को करने वाला है, इसलिए राम ने। तो यहाँ पर जो ने कारक चिन्ह है, कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, ने है, प्रथम विभक्ति का चिन्ह क्या है, ने है। करता नहीं। तो यहाँ पर जो ने है वो गुप्त तरीके से है। लेकिन अगला आप पद देखिए, गोविंद, अगला पद क्या है, गोविंद को। यहाँ पर को जो है ना विभक्ति चिन्ह, वो हमें साक्षात रूप से पता चल रहा है। कर्म, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कर्म, बिल्कुल कर्म को सर, कर्म को, कर्म कारक। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए कहने का तात्पर्य क्या हो मेरा, राम में भी और गोविंद में भी, दोनों में विभक्ति प्रथमा और द्वितीया क्रमशः है, लेकिन दोनों की विभक्ति के चिन्ह अलग अलग है। एक जगह पर गुप्त तरीके से है, दूसरी जगह पर साक्षात तरीके से है। ठीक है, प्रत्यक्ष परोक्ष काम कर रहे हैं। आप ऐसे हर एक जगह पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा मैं पढ़ा रहा हूं, अब यहाँ पर मैंने नहीं कहा मैंने पढ़ाया है, अब मैंने जो बोलूंगा तो ने आ रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं। अब मैं के साथ में यानी कि अंकुश ने पढ़ाया है, तो यहाँ पर ना जो विभक्ति है वो छिपी हुई है। तो हर एक जगह पर ऐसे हमें देखने को मिलता है, विशेषकर प्रथमा विभक्ति में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, विशेषकर बोल रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारी जगह पर होता भी है। ठीक है, चलिए देखिए आगे हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक आपको चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, देखिएगा, वाक्य विश्लेषण और वाक्य संश्लेषण, अगर ये दोनों चीजें अगर आपको पता चल जाएंगे ना, तो आप जो है शब्द पद पद के भेद इन सबको आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैं एक मोटा मोटी आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर देख लीजिएगा, हम ना वाक्य विश्लेषण करेंगे। आपके सामने मैंने एक वाक्य दे रखा है, राम गोविंद को देखता है। अब इसका संश्लेषण क्या होगा, सॉरी विश्लेषण क्या होगा, राम कर्ता, गोविंद कर्म, देखता है जो है यहाँ पर क्या है, वो क्रिया हो गई, क्रिया हो गई, देखता मुख्य क्रिया, और जो है वो क्या हो गया, सहायक क्रिया। ठीक है, तो राम जो है, अगर इसे हम लोग इंग्लिश में समझना चाहेंगे तो ऐसा होगा उसका, राम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। ठीक है, हम हिंदी में कहते हैं कर्ता, इंग्लिश में हम कहते हैं सब्जेक्ट। गोविंद को, तो यहां पर क्या हो गया, कर्म द्वितीय विभक्ति, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। देखता मेन वर्ब, और है जो क्या हो गया, वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इस प्रकार से वाक्य को संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, राम कर्तृक गोविंद कर्मक देख दर्शनानुकूल क्रिया, इसका पूरा संश्लेषण हो गया इस वाक्य का। मैं फिर से रिपीट करता हूं एक बार, राम कर्तृक गोविंद कर्मक दर्शनानुकूल क्रिया, इसे हम व्याकरण की भाषा में कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाक्य संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है जी, और विश्लेषण क्या हो गया, कर्ता कर्म मुख्य क्रिया सहायक क्रिया, ये हो गया विश्लेषण। और संश्लेषण क्या होता है, राम कर्तृक गोविंद कर्म का दर्शनानुकूल व्यापार अथवा क्रिया, इसे हम ऐसे समझते हैं और कहते हैं। तो ये हो गया संश्लेषण और विश्लेषण। चलिए, किसी को यहाँ तक कोई संदेह है? सर बस एक बारी आप व्हाट्सएप पे और सर एक बारी इसको पोस्ट करिएगा सर, क्योंकि कभी कभार स्क्रीन जो है ना थोड़ा सा वो हो रही है। अच्छा, आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा, आप जूम भी कर सकते हैं अपने फोन पर। नहीं सर, वो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार वो जो है ना वो पूरा नहीं आ पा रहा है। ठीक है, मैं जो है ना ग्रुप पे भी इसको डालूंगा। हाँ सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। आइए आगे हम समझते हैं। इस वाक्य में आप देख सकते हैं, राम जो था वो निर्विभक्ति था, और जो देखता है वो क्रिया की करता था। हाँ, ठीक है, कर्तृत्व प्रकट करने के कारण यहाँ यह पद है, यद्यपि कोई विभक्ति साथ नहीं है। बिल्कुल, अभी जो मैंने आपको बताया था ना वही चीज है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, और कर्ता राम होने के कारण उसके साथ में ने जो है वो गुप्त विभक्ति वहां पर छिपी हुई है, यही कहने का यहाँ पर प्रयत्न किया जा रहा है। ठीक है, आइए हम समझते हैं।
अभी जो शब्द और पद, इसके कितने भेद है, कोई बता सकता है? शब्द और पद के कितने भेद हैं? थोड़ा सा जल्दी के दो भेद, शब्द के तो सर 2 भेद हो गए, सार्थक और निरर्थक शब्द। वह मैंने कहा था मोटा मोटी प्रमुख रूप से, ठीक है। हाँ। आइए अभी जो इसमें है ना उसके अनुसार समझेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ। शब्द और पद के भेदों को, ठीक है। रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से? रूप, मैंने क्या कहा? रूप परिवर्तन बोला है, याद रखिएगा। मैंने शब्द के भेद क्या कहा? रूप परिवर्तन के आधार पर। मैंने ये नहीं कहा कि अर्थ के आधार पर अथवा शब्द के आधार पर, ठीक है। देखिए, शब्द के वस्तुतः रचना, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार से प्रमुख भेद होते शब्द के। लेकिन यहां पर रूप परिवर्तन के बारे में बोल रहा है, केवल रूप परिवर्तन। अगर हम उस आधार से जाएंगे ना, हिंदी व्याकरण, वो बहुत ही एडवांस्ड है। उसकी मतलब हमारे इसमें तो नहीं है कोर्स में, इसलिए हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही हमारे पास थोड़ा वक्त भी नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा, उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं इसीलिए भी। तो यहां पर जो क्या कह रहा है, शब्द और पद जो है वो 2 प्रकार के बने हुए हैं। एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। यहां पर ध्यान देने योग्य बात क्या है? रूप परिवर्तन के आधार पर अथवा प्रयोग के आधार पर वाक शब्द के अथवा पद के 2 प्रकार है। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। अब आपको पता चल गया होगा, विकारी शब्द से हमें पता चल जाता है विकार सहित, और दूसरा क्या है? निर्विकार अथवा विकार रहित, ठीक है, विथ चेंजेस, और दूसरा है विदाउट चेंजेस वाला। मतलब कि किसी के अंदर परिवर्तन, बदलाव हो, उसको हम लोग विकारी बोलेंगे। लेकिन जिन शब्दों में कोई बदलाव होता नहीं है, जस के तस प्रयोग होते हैं, जैसे है वैसे के वैसे प्रयोग होंगे, उसको हम लोग अविकारी शब्द कहेंगे। ये हम आगे समझते हैं, देखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं शब्द और पद के भेदों को। जो शब्द है ना, वो 2 प्रकार की मैंने आपको बताया, विकारी और अविकारी के रूप में, ठीक है। तो जो विकारी क्या है? बदलाव। बदलाव यानी कि जिसके अंदर में परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं। जैसे कि देखना, देखा, देखो, देखूंगा, देखी थी, देखती है, देखता है, देखते हैं, काफी परिवर्तन हो गए। दूसरा क्या है? आप देख सकते हैं जल्दी, बिल्कुल बदलाव हो नहीं रही है। अविकारी शब्दों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। क्या है? तेज, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। अब ऐसे शब्दों में जैसे कि और, किंतु, परंतु, तथा, अन्यथा, वा, अथवा, या, अन्यथा, इन शब्दों के अंदर में किसी प्रकार का बदलाव हो ही नहीं रहा है। इसलिए ऐसे जो शब्द है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है जी। देखिए, अब अविकारी शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने में रखा हुआ है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब यहां पर समझने की बात क्या है? यहां समझने की बात यही है कि इन 4 प्रकार के शब्दों में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं और चेंजेस बनते जाते हैं। बहुत प्रकार का बदलाव होगा, परिवर्तन होते हैं शब्द सबके सब, ठीक है। जैसे कि संज्ञा शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा, राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, राघव। अब ये शब्द के अंदर में ना बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है। अब ये तो क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक शब्द थे। जैसे कि घर, बहुत सारे घर, मतलब कि जैसे कि बाल्टी समझ लीजिए, बकेट, बकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, बाल्टी, बाल्टियां, ठीक है। चश्मा, चश्मे। अब ये क्या है? संज्ञा है, ठीक है। शहर, शहर बहुवचन में हो जाएगा, नगर, नगरों में। तो यहां पर क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है, ठीक है। वस्तु, वस्तुएं, बोतल, बोतलें, पुरुष, अनेक पुरुष, ठीक है। मनुष्य, मनुष्य गण, या तो बहुत सारे पुरुष।
कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर संज्ञा शब्दों में काफी परिवर्तन होते जाता है, उसके अंदर में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। अब संज्ञा के अंदर में केवल एक नहीं है, संज्ञा क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, और भाव के नाम पे, गुण और भाव के नाम, ये पूरी पूरी 6 के 6 चीजें क्या होती है? इस संज्ञा के अंदर में आती है। तब इन सबके अंदर में जो परिवर्तन हो रहा है, मीठा मीठी, कड़वा कड़वी, अब ये भाव है, ठीक है। गुण भी है, कड़वा, कड़वाहट भाव हो गया, ठीक है। तो ऐसे शब्दों में जब परिवर्तन आ रहा है, ऐसे शब्द विकारी संज्ञा शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे हम लोग? विकारी संज्ञा शब्द। अब ऐसा ही परिवर्तन सर्वनाम शब्दों में आ जाए तब भी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। जैसे कि उसका, उसकी, उसका, उसके, उसने, बिल्कुल, तुम, तुमने, तुम लोग, तुम्हारा, हम बिल्कुल लोग, कह रहे हैं, हमने, बिल्कुल आप सभी का उदाहरण हमारा, यह वह, जी जी, हमारा। देखिए यहाँ पर विकारी बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। यह, यही, यहीं से, ठीक है। वहां, वहां, वहीं से, ठीक है। तो यहाँ इन ऐसे शब्दों में जो परिवर्तन होता है, ऐसे शब्दों को हम लोग विकारी सर्वनाम शब्द कहते हैं। ऐसे विशेषण मीठा मीठी, कड़वा कड़वी, सुंदर सुंदरी, है ना, रूपवान रूपवती, ऐसे जो शब्द आ रहे हैं ये विशेषण विकारी शब्द है। अब इनके अंदर में परिवर्तन हमेशा कर्ता के अनुसार अथवा कर्म के अनुसार अथवा क्रिया के अनुसार से भी परिवर्तन होता है। ये बात हमें ध्यान देना, याद रखिएगा, ठीक है। कर्ता और कर्म के अनुसार से अवश्य ही भेद होगा। कहां पर? विशेषण के शब्दों में। यह हमें याद रखना चाहिए। दूसरा अगला क्या है? क्रिया। क्रिया देखिए, जैसे कि पुरुष के लिए क्या बोलेंगे? देखता है, खाता है, पीता है, खाना पीना सोना। अब उसको हम लोग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? खाती है, पीती है, सोती है, जाती है। बिल्कुल। तो ऐसे परिवर्तन होंगे। किसके आधार पर परिवर्तन होंगे? वही आपको फिर से बोलूंगा, लिंग, वचन, कारक और क्या? क्रिया के आधार पर परिवर्तन होंगे। 4 चीजों के आधार पर इन सभी विकारी शब्दों में परिवर्तन अवश्य ही आता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? विकारी संज्ञा शब्द, विकारी विशेषण शब्द, विकारी क्रिया शब्द अथवा विकारी सर्वनाम शब्द हम इसका नाम देते हैं। तो आइए, अविकारी शब्द क्या है? कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो वे 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला होता है संबंध बोधक अविकारी शब्द, दूसरा होता है क्रिया विशेषण अविकारी शब्द, और संबंध बोधक अविकारी शब्द, और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द। तो कहने का तात्पर्य क्या? विकारी के विचार हुए और अविकारी के विचार हुए, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहां पर संबंध बोधक अविकारी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो संबंध जोड़ने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग संबंध बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द ऐसे शब्द जो जिसमें कार्य करने, बिल्कुल, जैसे कि क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता, हम क्रिया कर रहे हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, चाय बनाना। घोड़ा धीरे धीरे दौड़ रहा है, चलता धीरे धीरे क्रिया विशेषण। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर घोड़ा धीरे धीरे दौड़ता है, यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण। घोड़ी धीरे धीरे दौड़ती है। अब यहाँ पर क्या हुआ? वहां देखिए घोड़ा एक क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक था प्राणी। अब घोड़ी क्या हो गया? स्त्रीवाचक प्राणी हो गई। लेकिन दोनों के अंदर में लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं हुआ। घोड़े धीरे धीरे दौड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? वचन के आधार पर, तब भी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्रिया विशेषण अविकारी शब्द में, ठीक है। अब वही विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक आप सबके सब जानते हैं, हे राम मुझे बचाइए। तो यहाँ पर हे, अरे, वो, छी, ओहो, ये क्या है? ये सब के सब विस्मयादि बोधक शब्द है, ठीक है। जिसको हम लोग कुछ अच्छा या बुरा या कुछ आश्चर्यजनक चीज देखने के बाद हम व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग
विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द बोलते हैं। दूसरा है संबंध बोधक, सॉरी समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक अविकारी के अंदर में क्या होता है, और किंतु। समुच्चय का बोधक का अर्थ होता है कई सारे शब्दों को जोड़ के रखने वाले शब्द, अथवा कई सारे वाक्यों को जोड़ कर रखने वाले शब्दों को हम लोग अविकारी समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। इसके बारे में और भी हम आगे देखते हैं, आइए समझते हैं। मैं यहाँ फिर से पूछना चाहूंगा, कोई संदेह है किसी को तो कृपया आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक। चलिए, किसी की ओर से कोई प्रश्न नहीं आया है। देखिएगा, विकारी शब्द क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। उन शब्दों को हम लोग वाक्य के अनुसार से, अपनी इच्छा के अनुसार से, ध्यान रखिएगा, अपनी इच्छा के अनुसार से, कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार, लिंग वचन काल, और काल भी याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ऐड करना, काल तथा क्रिया के अनुसार से, कारक के अनुसार से परिवर्तित हो जाते हैं, या उन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि उदाहरण क्या है, जैसे आपके सामने मैंने रख रखा है, बुढ़ापा, सोना, बुरा, जागना, दौड़ना, तू, मैं आदि शब्द क्या है, विकारी है। अभी हमने उदाहरण भी देख चुके हैं, तो मैं थोड़ा आगे चलता हूं। तो जो विकारी शब्द क्या है, कितने, 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो है 4 प्रकार के हुए, अभी हमने चर्चा की थी। अब अविकारी क्या हुए, जो शब्दों के अंदर बिल्कुल परिवर्तन नहीं आता है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, क्रिया के आधार पर, कारक के आधार पर भी, और कुछ भी करें हम लोग, किसी के साथ भी उसको जोड़े, लेकिन परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं आता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है जी। अभी हमने जाना था, अब उसके अंदर क्या क्या उदाहरण है, धीरे धीरे, तथा, अथवा, और, किंतु, वाह, अच्छा, ये शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो शायद आपको विकारी और अविकारी दोनों के बीच का भेद समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे, मेरा प्रश्न है, बताइए अविकारी शब्द कौन कौन से, और कितने, उसके नाम बताइएगा अविकारी शब्दों के। लिखा हुआ मत पढ़िए। अविकारी शब्द हैं असर, संज्ञा, नहीं, अविकारी संज्ञा नहीं हुआ ना, अविकारी में जब जो चेंजेस नहीं होता है, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मय बोधक और समुच्चय बोधक। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न सही रहा। तो देखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी हुए, और अविकारी इसके अलावा जो बाकी 4 बचे वो कौन से गए, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, और समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण। तो ये जो 4 है, इनको हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है जी। देखिए, आपके सामने मैंने रख रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं, दोनों के बीच में मैंने तुलना कर रखे, हमने दोनों के बीच में हमने क्या कही है, तुलना कर रखी है। देख सकते हैं, विकारी शब्द क्या है, विकारी शब्द लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि से रूपांतरित होते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। उदाहरण, लड़का जाता है, लड़की जाती है। रेखांकित शब्द विकारी हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब शायद आप लोग समझ गए हैं विषय को, इसलिए मुझे पूरा यकीन हो चुका है अब कि आप इस विषय को समझ चुके हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द किसी भी परिस्थिति में अपने रूप को नहीं बदलते हैं। इसके अंतर्गत विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, उपसर्ग आदि आते हैं। उदाहरण, वह अभी भी काम करेगा, वह अभी भी होगा। रेखांकित शब्द अविकारी है। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट मैम, जस्ट एक क्वेश्चन है, निपात मतलब क्या हुआ सर? मैम एक मिनट, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बिल्कुल, देखिए, निपात का अर्थ होता है
देखिए ये विशेषकर ये शब्द हिंदी में बहुत कम प्रयोग होते हैं, बहुत मतलब बहुत। ये शब्द निपात जो शब्द होते हैं ज्यादातर संस्कृत में प्रयोग होते हैं, और जहां पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होता है, आपको बताना चाहूंगा हिंदी का सबसे शुद्ध स्वरूप जो होता है वो खड़ी बोली हिंदी होती खड़ी है। बोली का होता है। ठीक है, तो जो खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं तब हम निपात शब्दों का प्रयोग करते हैं। निपात का अर्थ होता है अव्यय शब्द। जैसे तत्सम शब्द, जैसे नहीं तत्सम शब्द नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, तत्सम शब्द ही होते हैं लेकिन वो अव्यय शब्द होते हैं। विषय होते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द ही होते हैं लेकिन वो अव्यय शब्द होते हैं। निपात यानी कि अव्यय। ठीक है मैम, निपात यानी कि तथा, अथवा, निर, ठीक है, उप, ऐसे जो शब्द होते हैं ना इसको हम लोग उपसर्ग और निपात, निपात और उपसर्ग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं। ठीक है, अव्यय बोलते हैं उसको हम लोग हिंदी में। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में उसको? निपात को अव्यय। अव्यय बोलते हैं। ठीक ठीक है मैम, समझ में आ गया मैम? जी वह मुझे पता था सर, पर निपात नहीं। अच्छा ठीक है, जी जी। तो देखिएगा, अभी आपने जैसे बताया था कि जो है जो शब्द है वो बहुत प्रकार के हुए, विकारी और अविकारी के प्रकार के हुए, दो प्रकार के। और उसके अंदर में हमने ये भी देखा कि जो है जो शब्द है विकारी शब्दों में क्या हो रहा है, जहां पर भी संज्ञा में, सर्वनाम में और जो कर्म होता है वहां पर भी क्या होता है, बदलाव हो जाता है, क्रिया में भी बदलाव हो जाता है। तो ऐसे शब्द विकारी है। ठीक है, और जो अविकारी शब्द क्या है वो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि, उपसर्ग और निपात, ये दोनों को हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है। अब आप बोलेंगे उपसर्ग क्या है? उपसर्ग आपको सबको पता होगा, जो शब्द के आगे में आकर के जुड़ जाता है और शब्दों का अर्थ बदल देता है, या तो परिवर्तित करता है तो विशेष अर्थ बनाता है, वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हार, हार का अर्थ क्या होता है? माला। हार का अर्थ क्या होता है? हार जाना। ठीक है, अगर हम उसके आगे में प्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रहार, यानी कि अटैक करना, किसी के ऊपर में हमला करना। अगर उसी हार के आगे में क्या करता हूं ना, निहार करता हूं, निहार का, तो क्या हो जाएगा? उसका अर्थ बदल जाएगा, बदल जाएगा। निहार यानी कि देखना, गौर करना, उस अर्थ में आ जाएगा। उसी जगह पर मैं विहार करूंगा तो विहार का अर्थ क्या हो जाएगा? विहार में घूमना, घूमना सर, बिल्कुल बिल्कुल घूमना। तो आप देख सकते हैं संहार, संहार का अर्थ क्या हो जाएगा फिर? संहार मारना, मारना, बिल्कुल मारना, मारना सर, मारना। संहार उप हो गया सर, तो उपसंहार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल उपसंहार मैम, उपसंहार यानी कि समाप्ति, उपसंहार का अर्थ है तो समाप्ति। तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या है, यहाँ पर उपसर्ग एक नया ऐड हुआ है, इसको थोड़ा समझ जाइएगा। निपात भी जो होते हैं ना वो भी क्या है, कुछ कुछ जगह पर आकर के जुड़ते हैं, अव्यय शब्द होते हैं वे सबके सब निपात। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि अविकारी शब्दों के अंदर में कभी भी उन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता है, चाहे लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर, काल के आधार पर, सब कारक के आधार पर, क्रिया के आधार पर कोई बदलाव नहीं होता है। तो ऐसे शब्द जो है वो अविकारी शब्द होते हैं, ये हमें जानना चाहिए। उपसर्ग को हम लोग जो है ना प्रीफिक्स बोलते हैं, और प्रत्येक को हम लोग जो है सफिक्सेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें व्याकरण में देखिए, आइए पद विचार को हम लोग थोड़े समझते हैं। ठीक है, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है वो पद कहलाते हैं, हमने देखा। और जो शब्द होते हैं वो व्याकरण के जब नियमों में बंध जाते हैं तब हम उसे पद कहते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण भी हमने देखा था, और जो शब्द के पद है उसको भी हमने देखा अभी, विकारी और अविकारी होता है। तो हमने ये भी देखा कि बुढ़ा, बुढ़िया, तू, तुम, तुमने, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, गरीब, ये सबके अंदर क्या हो रहा है? विकारी विकार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और अविकारी शब्द में क्या हो रहा है? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे कि धीरे, किंतु, अरे, भो, ओहो, इन सब के अंदर में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने में दोनों शब्दों को रखा गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द हुए, और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये सब का सब क्या है? अविकारी शब्द है। ये अब तक के हमने देखा और जाना है। बताइए, ये हमारा सबसे मतलब कि मोटा मोटी एक छोटा सा ये था, समरी था, मतलब पहले वाले विषय का। अब हम समझते हैं पदबंध के बारे में। किसी को यहां तक के कोई संदेह है? अभी जो हमने पढ़ा शब्द और पद में, किसी को कोई संदेह है मैम? नहीं सर। जी नहीं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर संदेह नहीं है तो ये क्या ये विषय समझ में आ गया?
सर हाँ एक बारी प्रैक्टिस और करेंगे, आ जाएगा सर। अच्छा ठीक है मैम, बिल्कुल। मैं स्टडी मटेरियल भी आपको शायद मिल गया होगा और हम भेजेंगे भी, और मैं पीपीटी भेज दूंगा आपको, इसको देख करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो दूसरा विषय है वो है पदबंध। अब तक हमने क्या चर्चा की? वर्ण के बारे में चर्चा किए थे, फिर उसके बाद शब्द के बारे में चर्चा किए, फिर पद के बारे में चर्चा किए, वाक्य के बारे में भी चर्चा किए, और अब हम चर्चा करेंगे उसका अगला वाला जो स्टेप है वो क्या है? पदबंध। पदबंध। देखिए मैं आपको एक क्रम बताता हूं, एक छोटा सा क्रम है। क्या क्रम है? ध्वनि, याद रखिएगा, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, पदबंध। उसका क्या आ जाएगा फिर हमारा? पदबंध के बाद, पदबंध के बाद आता हमारा क्या? कोई बोल सकता है? पदबंध के बाद आता है हमारा अनुच्छेद, अथवा हम लोग उसको पैराग्राफ बोलते हैं। ठीक है, पैराग्राफ, अनुच्छेद। गद्यांश, एक छोटा सा गद्यांश हो, पद्यांश हो। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा? फिर एक पाठ बन जाएगा। पाठ के बाद में क्या बन जाएगा? पुस्तक बन जाएगा। अब पुस्तकालय का आपको पता है, फिर ग्रंथालय, पुस्तकालय सब आप बोल सकते हैं। तो ये छोटा सा लघु रूप होता है उसका। ठीक है, लेकिन देखिए पूरा व्याकरण ना ये केवल इनके आधार पर बना हुआ है। चाहे वो कविता हो, चाहे कोई पद हो, छोटा सा रोला, कविता, कवित्व, दोहा। किसी का माइक चालू है, कृपया बंद कर लीजिए, कोई बातचीत कर रहा है थोड़ा सा। ये देखिएगा, समझिएगा इसको। ठीक है, पदबंध क्या है इसको आप समझेंगे। ठीक है, इसके अंदर देख सकते हैं आप दो शब्द है। पहला क्या शब्द है? पद, और दूसरा है बंध। इसका पता क्या चला? पद या अथवा पदों का बंधना, पदों का बंधना। ठीक है, अब इसको हम लोग और थोड़ा आगे समझते हैं। पदों का वाक्यों में बंधना, पदों का व्याकरण के नियमों में बंधना, पदों का व्याकरण के नियमों में इकाई के द्वारा बंधना, पदों का लिंग, वचन, क्रिया के आधार पर बंधना, इसको हम लोग बोलते हैं पदबंध। आपको समझ में आएगा होगा मैंने अभी जो बताया। हम इसको समझेंगे और ठीक है, थोड़ा सा गंभीर तरीके से। ठीक है, शायद और आपको पता चल जाएगा। मैंने आपके सामने में कुछ रख रखा है, क्या पढ़ सकते हैं आप लोग अगर दिक्कत न हो तो? अजय मोहन कल्पना। अजय शब्द मोहन कल्पना। देखिएगा, अजय, मोहन, कल्पना, यहाँ पर तीन जो है ना वो शब्द है। क्या ये सबके सब शब्द है? शब्द है, बिल्कुल। लेकिन कल्पना जो है वो क्रिया है। नहीं, कल्पना लड़की का नाम है। अच्छा, कल्पना भी नाम है। कल्पना करना क्रिया के अर्थ में मत लीजिए, वो भी क्रिया भी होती है। कल्पना करना, इमेजिनेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ना क्रिया में लेकर के व्यक्तिवाचक में ले लेते हैं। तो यहाँ पर अजय, मोहन, कल्पना, ये सबके सब क्या है? शब्द है। शब्द। लेकिन इन शब्दों को जब हम वाक्य में लाते हैं, कैसे? अजय, मोहन और कल्पना जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं। मैंने क्या कहा? ये तीनों शब्दों को मैंने वाक्य में प्रयोग कर दिया, तब ये क्या हो गए? पद हो गए। क्या हो गए? पद हो गए, पदों में। ठीक है, लेकिन समझने की बात क्या है यहाँ पर? समझने की बात यहाँ पर ये है, अजय दिन में सोता है। नहीं, देखिए मैं दूसरा उदाहरण बाद में हम चर्चा करेंगे। दूसरा उदाहरण हमारा अजय दिन में सोता है, चलिए हम दोनों के एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, अजय दिन में सोता है, अजय, मोहन, कल्पना शहर जा रहे हैं, ये सब के सब पद हुए। अजय, मोहन, कल्पना मेला देखने गए। बिल्कुल मैम। तो यहाँ पर मैं बताना ये चाहता हूं, आप देख सकते हैं जो ट्राइंगल में, ये त्रिकोण के अंदर में जो अजय, मोहन, कल्पना ये शब्द कहलाएंगे, लेकिन यही इन शब्दों को जब मैंने बॉक्स के अंदर में, ठीक है, मैंने क्या कर रखा है, इसको आयताकार के अंदर में डाल रखा है, वाक्य में प्रयोग कर रखा है, तब ये शब्द नहीं कहलाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? इसको पद बोलेंगे। पद बोलेंगे सर। लेकिन और एक बात समझने क्या है, अब इसको हम लोग पद नहीं पदबंध बोलेंगे। क्यों पदबंध कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि इसे हम लोग पदबंध इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर पदों को, अनेक पदों को बंधा गया है, बांधा गया एक वाक्य के अंदर में। क्या बोल रहा है यहाँ पर? अनेक पदों को व्याकरण के नियम के अनुसार से बांधा गया है।
इसलिए हम इसको शब्द भी नहीं बोलेंगे और पद भी नहीं बोलेंगे, इसे अब हम कहेंगे पदबंध। पद, ठीक है तो पद सबके सब, लेकिन बहुत सारे होने के कारण इसको हम लोग पदबंध बोलेंगे। ठीक है, आगे हम समझते हैं। अब ये जो पदबंध है ये बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है पदबंध की? पदबंध वाक्य में जब अनेक पद मिल करके एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब हम उसे पदबंध कहलाते हैं। यानी कि जब एक वाक्य के अंदर में एक से अधिक शब्द, एक से अधिक पद आकर के जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं व्याकरण के नियमों के अनुसार से, तब हम उसे पदबंध कहते हैं। इस प्रकार पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं, ये हमें पता चल जाता है। लेकिन ये सब के सब पद जो है ना आपस में जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं? ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम इसे पदबंध बोलते हैं। ठीक है, सबको परिभाषा समझ में आ गई क्या इसकी? जी सर। जी सर। देखिए, मैं दोबारा इसको बोलना चाहूंगा। जब एक से अधिक पद जो है किसी वाक्य में आकर के व्याकरण के नियमों के द्वारा जुड़ जाते हैं तब हम उसे पदबंध बोलते हैं। ठीक है, तो एक वाक्य के अंदर में जो भी पद होते हैं ना, पद जुड़ते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि उनका आपस में संबंध होता है, उन सभी पदों का आपस में रिलेशन होता है, एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। अगर हम इसको मोटा मोटी कहें तो ये पद जितने भी वाक्य के अंदर में वो आपस में एक शब्द, एक पद दूसरे पद को मदद करता है, सहायता करता है अर्थ को प्रकट करने के लिए। ठीक है, हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इसको आगे चल करके। यह सभी मिलकर एक भाषिक इकाई के घटक बनते हैं। अब जितने भी वाक्य के अंदर में पद होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं? भाषा के इकाई का काम करते हैं। कोई पद होता है संज्ञा। किसी का मधु पांडे का माइक कौन है? बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है कान में। तो यहाँ पर जो है हर एक पद जो है ना अपने अपने व्याकरणिक इकाई को दर्शाता है और वहां पर वो प्रमुख रोल निभाता है हर एक पद। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के रूप में देख लीजिए, नदी बहती चली आ रही है। कृपया कोई किसी का माइक चालू है, बंद कर लीजिए। सर बहुत समय से बोल रहा हूँ, कोई बंद नहीं करता है, 3-4 लोग ऐसे हमेशा ऑन करते रहता है। जी 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 सर कृपया समझ जाइए उनको, नहीं तो आपको ऑप्शन है ना सबका म्यूट कराना। अब जब क्वेश्चन पूछते हैं तभी अब वो लोग हम लोग आंसर देना चाहिए। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया आप बंद कर लीजिए अपने माइक को। ठीक है, क्योंकि मैं भी बार बार जो है ना ये आपको पता है म्यूट करना ये ठीक नहीं लगता है। आप सबके सब सम्मानित शिक्षक है, मैं नहीं चाहता हूं कि अपनी ओर से मैं आपको म्यूट करूं, लेकिन आप ये कोशिश करिएगा कि कक्षा के अंदर जो है दूसरी प्रकार कोई ध्वनि उत्पन्न न हो, ताकि हम लोग इसको बहुत अच्छे से चला सके। तो देखिए, जैसे कि उदाहरण मैंने आपके सामने रख रखा है, नदी बहती चली आ रही है। अब यहाँ पर देखिए जो नदी है वो एक पद है। कौन सा पद है बताइए? कौन सा पद है? कर्ता पद। संज्ञा पद है। कौन सा पद है? संज्ञा पद। बहती चली क्या है? कौन सा पद है यहाँ पर? बहती चली क्रिया। क्रिया क्रिया बिल्कुल, बहती चली आ रही है वो क्रियापद है। ठीक है, तो अब देखिए नदी का संबंध बहती चली के साथ आ रहा है और नदी बहती चली का संबंध आ रही है के साथ है, यानी कि जितने भी यहाँ पर पद है इन सबका संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। अगर संबंध नहीं होगा ना तो वाक्य गलत हो जाएगा। और व्याकरण का नियम भी होता है कि जो है हमेशा व्याकरण के नियमों के अंदर ही होना चाहिए। अगर नहीं होता है तब वो वाक्य गलत कहलाया जाता है। जैसे कि दूसरा उदाहरण है हमारा, खरगोश बहुत तेज गति से चलता है। खरगोश हो गया सर क्रिया, और बहुत तेज गति नहीं, खरगोश हो गया संज्ञा। खरगोश संज्ञा। बहुत तेज गति से चलना क्रिया विशेषण। क्रिया हो गया सर। बहुत तेज गति से चलना क्रिया विशेषण। क्रिया हो गया। देखिए यहाँ पर जो है
बहुत तेज क्रिया विशेषण हुआ, बहुत तेज और चलता है, गति से चलता है, ये हुआ क्रिया। चलता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं शायद मैं सुन नहीं पाया शायद, या खरगोश यहाँ पर जो है संज्ञा पद है। संज्ञा पद है सर। कृपया सुन लीजिए, खरगोश जो है वो संज्ञा पद है। बहुत तेज जो है ना वो है विशेषण, क्रिया विशेषण नहीं है, याद रखिएगा, क्रिया विशेषण नहीं है। यहाँ पर गति जो है ना वो कर्म है, गति क्या है, वो कर्म है, तो कर्म का विशेषण है वो, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण नहीं, बल्कि विशेषण है। चलता है ये क्रिया है। अगला उदाहरण देख लीजिए, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, कौन है ये, किसी के घर में बच्चे की आवाज आ रही है, कृपया बंद कर लीजिए। अंबिका मैडम का है, अंबिका। प्लीज मैम बंद कर लीजिए। तो उपयुक्त शब्दों में कई पदों का योग बना हुआ है, ठीक है। जो पद है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनका संबंध बना हुआ है, तभी हम इसे पदबंध कहेंगे। अगर मान लीजिए पदों का संबंध दूसरे पदों के साथ नहीं होता है, तब हम उसको कतई पदबंध नहीं कहेंगे, ये बात याद रखिएगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, प्रत्येक शब्द का यानी कि पद का दूसरे पद के साथ अवश्य ही संबंध हो, या संबंध होना अनिवार्य होता है, तभी हम उसे पदबंध कहेंगे। लेकिन अगर संबंध नहीं होता है तो पदबंध नहीं कहलाएगा, ठीक है। या तो वाक्य पूरा सरासरी गलत हो जाएगा, या तो उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा हम उसे कहेंगे, अथवा वाक्य अशुद्ध है, ऐसा इसको माना जाता है। तो यह है पदबंध और उसको समझने के तरीके। तो ये अनेक पद जो है ना, वन क्वेश्चन सर, तो जितने भी पद है वो तो सारे पदबंध हुए। अगर सेंटेंस में देखें तो शब्द पद हो गया, तो और सेंटेंस में एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर, है ना, सारा कुछ एक दूसरे से संबंध में रहता है, तो हर पद जो है वो एक तरीके से पदबंध है। बिल्कुल मैम, एम आई करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर ना आपको बताना चाहूंगा, सबके सब जो पद जो है ना, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, खरगोश बहुत तेज गति से चलता है। अब यहाँ पर कितने शब्द प्रयोग हुए हैं, टोटली 7 शब्द प्रयोग हुए हैं। अब 7 शब्दों का प्रयोग जो है ना आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन मान लीजिए इस वाक्य में थोड़ा परिवर्तन करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं खरगोश बहुतों, ध्यान से सुनिएगा, खरगोश बहुतों तेजी गत से चलता है। मेरा वाक्य सुन लीजिएगा, खरगोश बहुतों, मैंने बहुवचन किया है, तेजी गत से चलता है। अब बताइए इस सभी वाक्यों के अंदर संबंध था क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं है, इसमें कोई संबंध नहीं है। लेकिन वो सबके सब पद है कि नहीं? नहीं, पद है सर, लेकिन पद बंधक नहीं बन पाएगा ना वो। बिल्कुल, वो पद तो पद बंधक नहीं, लेकिन पद बंधक नहीं बन पाएगा सर वो, क्योंकि उसका मीनिंगफुल वो नहीं हो रहा है। हाँ, यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पदबंध का नियम क्या होता है, अवश्य ही पद जुड़े हुए हो, लेकिन उनका आपस में संबंध होना चाहिए, तभी हम उसे पदबंध बोलते हैं। अगर आपस में संबंध नहीं है, हम विशेषण में, क्रिया विशेषण में, या क्रिया में, या कर्ता में कहीं पर भी कुछ चेंज कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तब वो पदबंध नहीं कहलाएगा, उसे हम लोग अशुद्ध वाक्य ही कह सकते हैं। बस यही कह सकते हैं, इसके ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देखिए आइए, तो पदबंध के जो भेद है ना वो 5 प्रकार के हैं। कितने भेद है पदबंध के? 5। वो है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, और क्रिया पदबंध, और क्रिया विशेषण पदबंध। कितने पद हो गए? 5 हो गए। अब हम चर्चा करते एक एक के ऊपर में, ठीक है। संज्ञा पदबंध वो पदबंध कहलाता है जो संज्ञा के बारे में जानकारी देता हो, ठीक है। मोटा मोटा इसको ऐसे समझ लीजिए आप, ये परिभाषा पूरी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने बस ऐसे डाल दिया। बस आपको इतना बताना चाहूंगा, एक वाक्य के अंदर में जो करता है, या तो करने वाला कोई काम वाला है, या जो क्रिया कर रहा है, वो व्यक्ति क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब आपको सबको पता है संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, ये सब के सब जो है संज्ञा के अंदर में आ जाएंगे, और उस शब्द को, उस पद को हम क्या कहेंगे? संज्ञा पद कहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए वो जो संज्ञा पद एक या एक से अधिक जुड़ा हुआ हो,
अगर एक भी हो लेकिन उसके संबंध और किसी के साथ हो तब भी उसको संज्ञा पदबंध कहेंगे। आइए हम समझते हैं और भी शब्दों में। जैसे कि देखिए, मेहनती व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। देखिए यहाँ पर दो शब्द है, मेहनती और व्यक्ति, ये दोनों के दोनों क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, मेहनती क्या है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है, और व्यक्ति क्या है, वो भी संज्ञा शब्द है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर वाक्य में प्रयोग हुआ है तो शब्द न कहकर हम लोग क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो क्या बोलेंगे, मेहनती पद और व्यक्ति पद, तो दो पद हो गए, तो क्या हो गया, ये संज्ञा पद कहलाएगा। ठीक है, अब ये मेहनती व्यक्ति जीवन में जीवन भी तो संज्ञा पद, बिल्कुल मैम, बिल्कुल, वो भी जीवन भी जो है संज्ञा पद भी है। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम लोग समझना क्या है कि जब किसी भी वाक्य के अंदर में बहुत सारे शब्द जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जो क्रिया है वो संज्ञा के अगर ऊपर में निर्भर होता है तब हम उसे बोलेंगे संज्ञा पदबंध बोलेंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए जो क्रिया के ऊपर अगर ज्यादा निर्भर है तब उससे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिया पदबंध बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम समझेंगे आगे। तो परीक्षा में मोटा मोटी कैसे पूछता है, नीचे अंडरलाइन करके दिया जाता है, उसके नीचे रेखांकित किया जाता है, पूछता है कि ये पद कौन सा पदबंध है, ऐसा प्रश्न आता है, तो वहां पर हमें गौर करना चाहिए। हम आगे समझेंगे और भी उदाहरणों के द्वारा। तो अगला उदाहरण क्या है, हरे रंग की मेज पर, हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हरे रंग की पुस्तक मेज, अब यहाँ पर बहुत सारे पद है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हरे रंग की पुस्तक, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, संज्ञा पद। ये चारों शब्द आ जाएंगे उसके अंदर में संज्ञा पद। कौन कौन से, हरे रंग की पुस्तक, ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर संज्ञा पदबंध हो जाएंगे। अगर आप मेज को भी ले लेंगे तो कर्म फिर हट जाएगा, फिर कर्म नहीं बनेगा, इसलिए उसको हम लोग पद संज्ञा पद में नहीं ले सकते हैं। समझने की कोशिश करेगा यहाँ। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, दशरथ पुत्र राम। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, दशरथ पुत्र और राम, ये तीनों के तीनों जो है ना संज्ञा पद है। अब इन सबका आपस में संबंध भी है। ठीक है, लेकिन रावण वो कभी संज्ञा पदबंध में नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कर्म की भी तो आवश्यकता, कर्म की भी तो आवश्यकता होती है ना वाक्य के लिए, इसलिए हम रावण को अंदर नहीं ले सकते हैं। अगर हम अंडरलाइन भी करना चाहेंगे अपनी ओर से तो हम लोग को उसके नियम के अनुसार से जाना पड़ेगा। तो अगर हमें रेखांकित करना होगा इस वाक्य तो क्या करना पड़ेगा, दशरथ पुत्र राम, यहां तक कि हमें राम ने, ठीक है, वहां तक कि हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा, उसके आगे हम अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हमें इनको छोड़ देंगे, हम लोग केवल हमें कर्म के ऊपर फोकस करना है, तो आप रावण को वहां पर अंडरलाइन अवश्य कर सकते हैं, वह भी संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक है, आइएगा सर्वनाम पदबंध को समझते हैं। जो पदबंध वाक्य में, ठीक है, जो पद वाक्य में सर्वनाम पदों का काम करते हैं उससे सर्वनाम पदबंध बोलते हैं। यह हम सबको पता है। नाउन के स्थान पर दूसरे रिप्लेस करने वाले वर्ड्स को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। वही नियम यहाँ पर भी है, हिंदी में भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या है आपको बता चुका हूं मैं, नेमिंग वर्ड्स नाउन। क्या हो गया, नेमिंग वर्ड्स नाउन, यानी जिसका हम नाम दे सकते हैं। कोई भी वस्तु हो, देखो दुनिया में जिसका आप नाम दे सकते हैं, कोई भी शब्द हो जिसको नेमिंग कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, वो संज्ञा हो जाता है। छोटा सा एकदम उसकी परिभाषा समझ लीजिए संज्ञा की। तो उस नेमिंग वाले शब्दों पर हम रिप्लेसमेंट करते हैं या कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे सब के सब सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम के संज्ञा के स्थान पर परिवर्तित करने वाले शब्दों को हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, आपके सामने उदाहरण है, चोट खाए तुम, क्या हो गया यहाँ पर, तुम चोट खाए तुम भला क्या खेलोगे, हाँ। तो यहाँ पर जो तुम है ना, यहाँ पर मान लीजिए किसी का नाम डाल सकते हैं, कोई भी हो सकता है, राम श्याम घनश्याम, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो तुम है वो क्या है, यहाँ पर सर्वनाम। ठीक है, और आगे क्या है, हड़ताल में शामिल होने से ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बोलिए मैम।
बोलिए। चोट खाए तुम भला क्या खेलोगे, तो तुम तो सर्वनाम पदवन है, पर क्या भी तो सर्वनाम पदवन है। बिल्कुल मैम, क्या भी है, सर्वनाम ही, वो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप उसमें संदेह क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल आप सही है, आप सही कह रहे हैं। देखिए क्या सर आपने तुम बोला ना, नहीं सर आपने ओनली तुम बोला ना, तो इसलिए देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा आप ना, मैं इसको परीक्षा के आधार पर आपको समझा रहा हूँ। परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है, रेखांकित कैसे किया जाता है, उस आधार पर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर परीक्षा में देखिए, चोट खाए तुम, यहाँ तक ही रेखांकित करेगा, ठीक है। भला क्या, वो परीक्षा में क्या हो जाएगा, वो कर्म के आधार पर आएगा। वो एक बात आपको समझाना चाहूंगा, अगर बीच में कोई कर्म आ रहा है या कर्म का रूप ले रहा है कोई शब्द, तो उसको आप ना सर्वनाम या संज्ञा के रूप में मत लीजिए। मैंने इससे पहले भी आपको एक उदाहरण दिखाया था, ठीक है मैम। तो यहाँ पर वो बिल्कुल सर्वनाम पद ही है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ तक के हमें समझना चाहिए, ये चीज बहुत जरूरी है। चलिए अगला उदाहरण क्या है हमारा, हड़ताल में शामिल होने से वह बीमार पड़ गई। देखिए परीक्षा में अंडरलाइन कहां तक होगा, हड़ताल में शामिल होने से वह, परीक्षा में वहां तक अंडरलाइन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो वह है वो भी क्या है, सर्वनाम पद सर्वनाम। और जो वह, अभी देखिए आपको बताना चाहूंगा, संबंध क्या बोल रहा है, शब्दों पदों का संबंध होना चाहिए तभी पदबंध होता है। अगर संबंध नहीं होगा तो पदबंध नहीं होगा। अभी मैम ने एक अच्छा प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था सर, यहाँ पर क्या भी जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, उसको आपने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? इसलिए क्योंकि उसका संबंध वहां नहीं आ रहा है। उसको पदबंध में सर्वनाम पदबंध इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि उसका पहले वाले का संबंध नहीं आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हड़ताल, ये संज्ञा है शब्द है एक्चुअली। हड़ताल क्या है, संज्ञा शब्द, ठीक है। अथवा हड़ताल एक क्रिया भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हड़ताल करने वाले वहां पर संज्ञा का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर हड़ताल में शामिल, ठीक है, शामिल भी क्या हो गया, क्रिया हो गया, होने से वो भी क्रिया है। अब यहाँ पर केवल वह जो है ना वो सर्वनाम शब्द है। तो आप पूछेंगे सर हड़ताल क्रिया हो गया, शामिल क्रिया हो गया, होने से भी क्रिया है, तो आप इसे कैसे बोलेंगे पदबंध? इसको आप सर्वनाम पदबंध क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि सभी क्रियाओं का संबंध वह के साथ है। आपको देखना है, मैंने क्या बताया शुरुआत में, जो शब्द सबके सब जिसके लिए निर्भर कर रहे हैं, जिसके लिए आश्रित हो रहे हैं, आश्रित यानी कि डिपेंडेंट हो रहे हैं, वो सबके सब उसके साथ जुड़ेंगे। ये बात हमें समझना चाहिए। ये अगर समझ जाएंगे तो बहुत सी, थोड़ी बहुत चीजें बहुत सी क्लियर हो जाएंगी आपको। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, सभी शब्दों का संबंध उस प्रमुख शब्द के साथ होना चाहिए, तभी हम उसे पदबंध बोलते हैं, वरना पद कहते हैं। समझने की कोशिश करेगा, पद और पदबंध बहुत है। पदबंध में क्या होना चाहिए, उसी शब्द के साथ निर्भर होने चाहिए शब्द, उनका संबंध होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, जुड़े हुए होना चाहिए, तभी वो पदबंध कहलाते हैं। अगर वो जुड़े नहीं है, आपस में उनका कोई संबंध नहीं है, तो उसे हम बिल्कुल पदबंध नहीं कह सकते हैं। आगे देखिए, आगे अगला हम समझते हैं विशेषण पदबंध। मैं क्षमा चाहूंगा, हमारे पास समय का अभाव है, थोड़ा सा जल्दी चलने की कोशिश करते हैं जी। तो विशेषण पदबंध हम सबको पता है, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, दो जगहों पर प्रयोग करते हैं हम लोग, एक तो तीन जगह पर प्रयोग करते हैं, लेकिन नाम अलग अलग तरीके से देते हैं। नाउन के लिए भी, प्रोनाउन के लिए भी, और ऑब्जेक्ट के लिए भी, और उसके बाद क्रिया के लिए भी, वर्ब के लिए भी। जो उसकी विशेषता को बताता है, उसकी स्पेशलिटी को बताता है, उसको हम लोग विशेषण शब्द बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिएगा, कर्ता के लिए भी प्रयोग होता है, संज्ञा के लिए प्रयोग होता है, सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है, और कर्म के लिए भी प्रयोग होता है, और क्रिया के लिए प्रयोग होता है। लेकिन जब क्रिया के लिए प्रयोग होता है तो हम उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं, उसके लिए हमने सेपरेट शब्द प्रयोग किया। लेकिन विशेषण भी है वो, लेकिन विशेषण जो होता है कितना प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, ये याद रखिएगा। विशेषण कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। पहला क्या होता है, पहला होता है प्रविशेषण, दूसरा होता है विशेषण, और तीसरा होता है क्रिया विशेषण। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। प्रविशेषण का अर्थ क्या होता है, प्रकृष्ट रूप से विशेषता बताने वाला प्रविशेषण होता है। और विशेषण क्या होता है, फिर सामान्य रूप से जानकारी देना। याद रखना, प्रविशेषण और विशेषण में बहुत बड़ा भेद है।
और किसी का माइक चालू है, कृपया बंद कर लीजिए। मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा यहाँ पर प्रविशेषण और विशेषण के अंदर में बहुत भेद है, याद रखिएगा, दोनों एक नहीं है। प्रविशेषण अलग होता है और विशेषण अलग होता है और क्रिया विशेषण अलग होता है। ठीक है, प्रविशेषण अर्थ होता है जिसकी बहुत ज्यादा खासियत हो, बहुत एकदम उस चीज के अंदर बहुत माहिर हो, उसको बोलते हैं हम लोग प्रविशेषण। ठीक है, और विशेषण सामान्य रूप से जहां पर हम सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसके बारे में, क्योंकि हमारे पास समय नहीं, मैं विशेषण के बारे में बताते रह जाऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक भी है ये। और लोग सोचते हैं कि विशेषण सर बहुत इजी है, सच में विशेषण इजी नहीं है इतना जितना हम समझते हैं। वास्तव में मैं समझता हूँ कि विशेषण केवल अगर पढ़ाना चाहूंगा ना, मैं 1.5-2 घंटा पढ़ा सकता हूँ, इतना बड़ा टॉपिक है वो। देखिएगा विशेषण पदबंध के बारे में, जो पदबंध संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताता है अथवा संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है। याद रखिएगा, क्या बोला मैंने? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है अथवा क्या करता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है, उसे हम लोग विशेषण पदबंध बोलते हैं। दो बातें मैंने कही यहां पर, प्रयोग होना और विशेषता बताने वाला, विशेषता बताना। ठीक है, विशेषता बताना भी अलग है और प्रयोग होना भी अलग बात है। कई बार पता है प्रयोग तो सामान्य रूप से भी होता है, लेकिन विशेषता बताना थोड़ा सा कुछ हट के कर रहा है, कुछ हट के जगह दिखा रहा है। ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं अलग से विशेषण बोलेंगे। ठीक है, तो प्रयोग होना भी अलग बात है, सामान्य जानकारी देना होता है, और विशेषण थोड़ा सा उससे ऊपर होता है। ये दोनों चीजें समझिएगा। ठीक है, तो एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। इसमें शीर्ष पर विशेषण होता है और अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। विशेषण पदबंध में इससे पहले बताया था मैंने, संज्ञा और सर्वनाम में क्या होता है, सबके सब पद क्या होते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिए आश्रित होते हैं, तब हम उसे संज्ञा पदबंध अथवा सर्वनाम पदबंध बोलते हैं। आश्रित का अर्थ क्या होता है, जुड़े हुए होना, संबंधित होना, आपस में संबंध होना उनका। ठीक है, तभी उसको हम लोग बोलते हैं आश्रित। तो यहां पर क्या है, विशेषण शब्द के ऊपर में आश्रित होते हैं, तभी हम उसे विशेषण पदबंध कहेंगे या जानेंगे। उदाहरण देखिएगा, वह, ध्यान सुनिएगा, वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है। देखिए हिंदी को बोलने में भी ना पता चल जाता है कितनी सुंदरता, देखिए हिंदी भाषा में, वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है। अब मैंने क्या किया, उस शब्दों को उठाया ऊपर, वह एकदम नॉर्मली मैंने कहा बहुत सुंदर चित्र बनाता है। ये क्या है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है और किसी की तरफदारी भी होती है, वाह वाही होती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है यहाँ पर क्या है कि बहुत सुंदर, ये यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आश्रित कौन है, चित्र है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग विशेषण पदबंध कहेंगे। ठीक है, अगला उदाहरण क्या है, किस्मत का मारा वह अब कहाँ गया। क्या कहेंगे, कहा, क्या कहा मैंने, किस्मत का मारा, दुखी होकर के हमारे अपने हाव बदल जाते हैं। किस्मत का मारा अब वह कहाँ गया या कहाँ जाए। ठीक है, कठोर वाणी बोलने वाला व्यक्ति कम बोलता है। अब इसको मैं अलग तरीके से बोलता, देखिएगा, कठोर वाणी बोलने वाला व्यक्ति कम बोलता है, यानी कि कठोर वाणी बोलने वाला। अब ये क्या है, विशेषण है, किसका विशेषण है, व्यक्ति का। तो यहां पर क्या कर रखा है, कठोर वाणी बोलने वाला, ये सबके सब विशेषण शब्द पदबंध है, जुड़े हुए आपस में। किसको हटा के देखिएगा आप, हट नहीं सकता है, यानी कि उन सबका संबंध आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग विशेषण पदबंध बोलते हैं। आगे देखिएगा, 3 उदाहरण काफी है, मैं समझता हूं हम आगे चलते हैं क्रिया पदबंध की ओर। मैं आपके थोड़े 5 मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप सहमत हैं? जी सर। जी सर। चलिए, जी सर। धन्यवाद। देखिए क्रिया पदबंध जो है ना, जैसे अभी मैंने बताया कि ऐसे पदबंध जो क्रिया के बारे में जानकारी देते हो। ठीक है, किसके बारे में जानकारी देते हो, क्रिया के बारे में। अब हम सबको पता है जो व्यक्ति कुछ करता है उसको हम लोग क्रिया बोलते हैं, एक्शंस, यानी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सबके सब क्रिया कहलाई जाती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण रूप से देखिएगा, दादी कहानी सुनाती रहती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, सुनाती रहती है, 3 क्रियाएं हो गई, अब आपस में जुड़ी हुई है।
इसलिए क्या हो गया, क्रियापद बंध हुआ। तो परीक्षा में पूछेगा, सुनाती रहती के नीचे अंडरलाइन करता है, ठीक है। राम मैदान में खेल रहा है, खेल रहा है, यहां पर क्या हुआ, क्रियापद बंध हुआ। धरती का पानी सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है, यहाँ पर क्रियापद बंध हुआ। तो हमें ऐसे इसको समझना चाहिए क्रियापद बंध के बारे में, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने बताया, जब भी हम किसी भी पदबंध के बारे में चर्चा करते हैं तो वो आपस में उनका संबंध होता है। जैसे कि सूखता जा रहा है, अब मैं क्या बोलूंगा, सूखता काम नहीं बन रहा है, जा रहा है, क्या जा रहा है, तो वहां पर मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी, सूखता जा रहा है। यानी कि ये दोनों के दोनों क्रियाएं, सॉरी चारों की चारों क्रियाएं, चारों कैसे क्रिया हुई, सूखता जा दोनों मेन क्रिया है, रहा और है दोनों सहायक क्रियाएं हैं। तो चार क्रियाएं हैं, तो चारों क्रियाओं का आपस में संबंध जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे क्रिया पदबंध कहेंगे। तो ऐसे है क्रिया विशेषण पदबंध भी। अब क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया के बारे में कुछ जानकारी देने वाले शब्द, वो क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं। यानी कि क्रिया के विशेषता या क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं उदाहरण दिखाता हूं, आज गाड़ी बहुत जल्दी, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। अब यहाँ पर जो बहुत जल्दी है वो क्या है, आ गई क्रिया के लिए प्रयोग हुआ है। आ गई क्या है, यहाँ पर क्रिया है। अब जो बहुत जल्दी है, दोनों के दोनों क्या है, वो क्रिया के विशेषण है। किसके विशेषण है, आ गई के विशेषण है, इसलिए हम इसे कहेंगे क्रिया विशेषण, ठीक है। अगला उदाहरण देख लीजिएगा, पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, क्या मैंने कहा, अंदर, ये क्या हुआ, क्रिया का विशेषण हुआ, ठीक है। इसलिए हम इसे कहेंगे क्रिया विशेषण। लेकिन जब परीक्षा में आएगा तो कैसे आएगा, फिर अंदर बैठा है, तीनों के नीचे हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा, तीनों के नीचे रेखांकित करना पड़ेगा, तभी वो सही होगा। लेकिन अगर आप केवल अंदर के नीचे अंडरलाइन करते तब तो आप गलत हैं। क्यों गलत है, वो भाई क्रिया विशेषण पदबंध नहीं हुआ, वो क्या हुआ, वो केवल और केवल क्रिया विशेषण पद हुआ, पदबंध नहीं कहलाएगा वो, ये बात याद रखिएगा। पदबंध वो तभी कहलाएगा जब वो आगे के साथ जुड़ेगा, ये बात समझने की कोशिश करिएगा। ध्यान, अब मैं फिर से दोबारा बोलता हूं, देखिएगा, अगर मान लीजिए अंडरलाइन आप अगर अंदर के नीचे केवल करते हैं तो वो क्रिया विशेषण पद होगा, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर करना क्या पड़ेगा, अंदर बैठा है, क्योंकि अंदर अकेला है भाई साहब यहाँ पर, इसलिए हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो अंदर बैठा है पूरे के साथ हमें करना पड़ेगा, तभी वो जाकर क्या होगा, वो क्रिया विशेषण पद बनता है। बिल्कुल। खिलाड़ी मैदान की ओर गए हैं, की ओर कैसा है वो, अव्यय पदबंध है, यानी कि क्रिया विशेषण पदबंध है। की ओर यहाँ पर क्या है, ये समझने की कोशिश करिए, की ओर यहाँ पर क्या है, वो अव्यय है, वो निपात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो की ओर गए हैं, ये जो है क्रिया विशेषण पदबंध है। तो शायद आपको जो है पदबंध के बारे में जानकारी मिल गई होगी, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो किसी को कोई संदेह है तो आप ये कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जी। हम यहीं पर विराम देते हैं आज, क्योंकि मैंने तो आप लोग का लगभग 7-8 मिनट जो है ज्यादा ले रखा है, 6 मिनट के आसपास। किसी को भी जो है क्या बोलते हैं कि शब्द और पद में अंतर, उसके पश्चात पदबंध में अगर कोई संदेह है तो आप जरूर पूछिए। ये मत सोचिए, देखिए हम मिल करके इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि मैं बोलूंगा गलत होगा या मैं बोलूंगी तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिलकर के समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके अंदर कोई भी संदेह हो कहीं पर भी तो आप जरूर पूछ सकते हैं, आप सबका स्वागत है जी। चलिए मैं थोड़ा सा फिर जो है तुरंत ये आपके पास आ जाता हूँ एक जगह पर। तो मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए अभी हमने जो है देखा था कि जो है पदबंध के बारे में, तो ये थोड़ा सा आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इसको जो है इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए,
शायद आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। एक मिनट, मैं ये वैसे तो ये भी मैं पढ़ाना चाह रहा, लेकिन समय जो है काफी बड़ा विषय था वो। सर स्क्रीनशॉट लिया नहीं आपने जल्दी जल्दी स्लाइड? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कर रहा हूँ, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये जो हाँ, है ठीक। आपका आज का ये जो है एक कार्य है, इसको कृपया करने की कोशिश जरूर करिएगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने बहुत ही 3 ही दे रखा है, कोई ये नहीं है आपके लिए, कोई मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए कोई बाहर हो। मुझे पता चलेगा कि शायद आप इस विषय को कितना समझे हैं, या मैं आपको समझाने में कितना कामयाब हो गया हूँ, ये शायद इससे मुझे बहुत विश्वास होगा। सर प्लीज ये भी आप प्लीज सेंड कर दीजिए उसमें, क्या बोलते हैं इसमें, व्हाट्सएप पे सर प्लीज। हाँ मैं डालता हूँ मैम, बिल्कुल। सर व्हाट्सएप पे डालिए, इतनी जल्दी हुआ कि वो पूरा नहीं आ पाया। जी जी, नहीं मैं Screenshot। कोशिश करूंगा कि जो है ना, नहीं सर ये वाला प्लीज आपको स्क्रीनशॉट देना। हाँ सब प्लीज सर, ये सब जो है ना प्लीज आप पोस्ट कर दीजिए,